ये है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, इसमें साइंस अच्छा चैप्टर है। आप देखिए 7वां, 9वां, 11वां इस तीनों का कंटेंट सेम होगा। 10वां, फिर 8वां, 10वां, 12वां इसका कंटेंट क्या होता है आपका सेम होता है। तो यहाँ से बेसिक एकदम शुरू हो जाता है। 7वां में जो पढ़िएगा वही 9वां में रहेगा, 9वां में जो पढ़िएगा वही 11वां में रहेगा। तो इसलिए 7th से एकदम अच्छे से ये करना। तो हम लोग देखते हैं अम्ल, क्षार, लवण क्या होता है। पहले हम एसिड के बारे में देखते हैं। जब विज्ञान साइंस इतना ज्यादा विकसित नहीं था तो लोग कैसे पकड़ते थे कि ये आपको एसिड है यानी कि अम्ल है। तो लोग मानते थे कि एसिड का जो स्वाद है, अम्ल का जो स्वाद है वो खट्टा होता है। तो अगर कोई पदार्थ खट्टा होता तो लोग मानते थे यह क्या है, अम्ल है। दूसरा, यह क्या करता था, नीला लिटमस पत्र को क्या करता था, लाल में बदल देता था। यानी कि लिटमस पत्र पर रखा जाता था तो वह नीला लिटमस को किस में बदलता था, लाल में बदलता था। तीसरा, अम्ल में अगर वस्तुओं को घुलाते थे तो वह वस्तु उसमें क्या होता था, घुल जाता था। यानी कि इसे बहुत सारे वस्तुओं को घुलाने का क्या होता था, क्षमता होता था। तो जब विज्ञान विकसित नहीं हुआ था तो पुराने जो जमाने के लोग थे कैसे टेस्ट करते थे, तो ये 3 तरीका था कि एसिड हैज सावर टेस्ट, अम्ल का क्या होता है, खट्टा स्वाद होता है। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यह नीला लिटमस पत्र को किस में बदलता है, लाल में। और तीसरा है डिजॉल्व्स सो मेनी सब्सटेंसेस, मतलब बहुत सारे वस्तुओं को यह क्या करता है, घुलाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड, अम्ल का पौराणिक अवधारणा या पुराना अवधारणा, पुराना अवधारणा। तो क्या है, तो पहला तो है एसिड हैज सावर टेस्ट, अम्ल का खट्टा स्वाद होता है, अम्ल का खट्टा स्वाद होता है। दूसरा, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, यानी कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। और तीसरा क्या है, dissolves so many substances, dissolves so many substances, विभिन्न वस्तुओं को घुलाता है, विभिन्न वस्तुओं को घुलाता है। तो यह क्या है, क्लासिकल कंसेप्ट, पुराना क्या है, यह अवधारणा माना जाता है। ठीक है, अब क्या है, बेस के बारे में देखते हैं। तो क्षार किसको कहा जाता है, कि ये क्या है, आपको बिटर इन टेस्ट होगा, कड़वा स्वाद में होगा। तो अगर कोई वस्तु कड़वा स्वाद में होता था, ठीक है, तो वह क्या मानते थे, क्षार है। दूसरा, यह उल्टा करता था, लाल लिटमस पत्र को किसमें बदलता था, नीला में, यानी कि रेड लिटमस पेपर को किसमें बदलता था, ब्लू में। अगला क्या था कि यह एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता था, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का क्या करता था, निर्माण करता था। क्या लिख सकते हैं, क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ बेस, क्लासिकल
कंसेप्ट ऑफ बेस, क्षार का पुराना अवधारणा। तो पहला क्या था? बेस इज बिटर इन टेस्ट, बेस इज बिटर इन टेस्ट, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है, पहला। दूसरा, बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, यानी कि क्षार लाल लिटमस पत्र को, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला में बदलता है। तीसरा क्या है? बेस reacts with acid to form salt, यानी कि क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? बेस हो गया। अब देखिए, जितना भी बेस है वो सब वाटर सॉल्युबल नहीं होता, जल में घुलनशील नहीं होता। कुछ बेस, कुछ ही क्षार ऐसा है जो क्या है, आपको जल में घुलनशील है। तो वैसा बेस जो वाटर सॉल्युबल हो, जल में घुलनशील, उसको क्या कहा जाता है? अल्कली कहा जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अल्कली। अल्कली क्या है? वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली, वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली, यानी कि जल में घुलनशील बेस को अल्कली कहा जाता है। जल में घुलनशील बेस को अल्कली कहा जाता है, ठीक है। तो ये एसिड और बेस का क्या था? क्लासिकल कंसेप्ट था, पुराना अवधारणा। अगला है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जिसको कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? जब अम्ल और भस्म यानी कि एसिड और बेस को आपस में अभिक्रिया करवाया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है? सॉल्ट यानी कि लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है, वाटर प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। या सामान्य शब्दों में कह दीजिए, एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये अति तीव्र अभिक्रिया होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत तेजी से ये अभिक्रिया होता है। तो क्या लिख सकते हैं? जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो लवण एवं जल का, लवण एवं जल का
निर्माण ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि when acid and base reacts with each other, then salt and water are formed. Such reaction is called neutralization reaction. ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला क्या बताएं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? अति तीव्र अभिक्रिया होता है, यानी कि वेरी फास्ट रिएक्शन होता है। तो क्या लिख सकते हैं? यह एक अति तीव्र अभिक्रिया होता है। यह एक अति तीव्र अभिक्रिया होता है। इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि अति तीव्र अभिक्रिया का कौन उदाहरण, तो हम लोग क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है यह अति तीव्र अभिक्रिया का क्या माना जाता है आपको। अब आते हैं अम्ल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अम्ल का वर्गीकरण, तो देखिए अम्ल दो प्रकार का होता है एसिड। एक हमारा है मिनरल एसिड, खनिज अम्ल, मिनरल एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं खनिज अम्ल। दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक। अब ये मिनरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड क्या? ऑर्गेनिक मतलब होता है लाइफ, जीवन, यानी कि वैसा अम्ल जो जीव जंतु से प्राप्त, उसको क्या माना जाता है? कार्बनिक अम्ल माना जाता है। जैसे फॉर्मिक एसिड का नाम सुने होंगे, वो किससे प्राप्त होता है? लाल चींटी से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एसिटिक एसिड का नाम सुने होंगे, वो विनेगर यानी कि आपको सिरका में पाया जाता है। तो वैसा अम्ल जिसको पेड़ पौधा से प्राप्त किया जाता है, जंतु से प्राप्त किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कार्बनिक अम्ल कहते हैं, ऑर्गेनिक अम्ल कहते हैं। और ऐसे अम्ल के अंतिम में COOH समूह या कार्बोक्सिल समूह लगा रहता है। तो हालांकि वो पढ़ाएंगे कार्बोक्सिल समूह क्या है। तो यहाँ पे क्या क्या उदाहरण लिख सकते हैं? पहला लिख सकते हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? HCOOH। अगला हमारा हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र हो गया CH3COOH। और खनिज या मिनरल से प्राप्त हो, जैसे आप HCl का नाम सुनते होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम सुनते होंगे, ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारा क्या हो गया? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब क्या हो गया? खनिज अम्ल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो भी आप सल्फ्यूरिक एसिड जानते हैं, फिर आपको क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो गया, सब क्या है? मिनरल एसिड। और जो आपको फॉर्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, वो क्या है? कार्बनिक अम्ल।
तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मिक अम्ल है, इसको थोड़ा सा और चीर फाड़ करें, ये हमारा क्या है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किससे बना, फॉर्मिका से। किस शब्द से बना, फॉर्मिका। फॉर्मिका मतलब होता है एंट, यानी कि चींटी। ये कहां से प्राप्त किया जाता है, तो रेड एंट से, लाल चींटी से क्या है, प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फॉर्मिक अम्ल। अभी भी देखिएगा कुछ जो ये आदिवासी समूह के लोग होते हैं, वो लाल चींटी का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। वो क्या करेंगे, तेल भूज देंगे, उसके बाद क्या करते हैं, खाते हैं। इससे क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल मिलता है। या कभी कभी दे देगा मधुमक्खी के डंक में, ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यही फॉर्मिक अम्ल है। इसी को फॉर्मिक अम्ल को मिथानोइक अम्ल भी कहते हैं। अगर कहीं फंसाने का प्रयास करे तो फॉर्मिक अम्ल का नाम क्या है, मिथानोइक अम्ल, मिथानोइक एसिड। ये किस में पाया जाएगा, लाल चींटी में या मधुमक्खी के डंक में। मधुमक्खी के डंक में हमारा क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल या मिथानोइक अम्ल पाया जाता है। तो हम लोग को कंटेंट से अपने काम का चीज निकाल लेना कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसी प्रकार से एसिटिक अम्ल का नाम सुनते होंगे, इसी प्रकार से नाम सुनते होंगे एसिटिक एसिड, जिसका रासायनिक सूत्र है CH3CO। एसिटिक शब्द जो बना है वो एसिटम से बना है। एसिटम मतलब होता है विनेगर, सिरका। ठीक है, चाउमीन सब में आप जो सिरका डालते होंगे, अचार में जो सिरका डालते हैं, या रेस्टोरेंट सब में जाते होंगे तो प्याज जो सिरका डाल के दिया जाता है, वो क्या है, विनेगर में यही एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जल में 15% हम एसिटिक अम्ल मिला दे, वह क्या बन जाता है, सिरका बन जाता है। तो यह एसिटिक अम्ल क्या है, तो आपको विनेगर क्या है, तो एसिटिक अम्ल का 15% जलीय विलयन, एसिटिक एसिड का 15% जलीय विलयन जो है, यही आपका क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। ये याद रखिएगा, दे देगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक। इसी प्रकार से एक और कार्बनिक अम्ल है जिसका नाम है ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटाइरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र है CH3 CH2 CH2 COOH। देखिए जितना भी कार्बनिक अम्ल होगा ना, इसके अंतिम में आपको क्या लगा होगा, COOH समूह लगा होगा। हालांकि कुछ अपवाद है, जैसे पिक्रिक अम्ल बताएंगे, वो ऐसा कार्बनिक अम्ल है जिसमें COOH समूह नहीं होता। तो यह ब्यूटाइरिक अम्ल जो है, यह ब्यूटाइरिक शब्द किससे बना, ब्यूटाइरम से। ब्यूटाइरम मतलब होता है मक्खन। जो सड़ा हुआ मक्खन होता है उसका जो दुर्गंध, सड़ा हुआ मक्खन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रैनसिड बटर। तो सड़ा हुआ मक्खन का जो दुर्गंध है, बदबू जो है, वह किसके कारण आता है, यही ब्यूटाइरिक अम्ल के कारण आता है। तो ऐसे भी सवाल दे देगा कि सड़ा हुआ मक्खन में जो दुर्गंध आता है वो किस अम्ल के कारण, किस एसिड के कारण आता है, तो हम क्या कह देंगे, ब्यूटाइरिक अम्ल के कारण आता है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है 3 आगे फिर पढ़ाएंगे। 3 प्रमुख है जिससे हम लोग का क्वेश्चन बनता है। पहला आपको फॉर्मिक अम्ल हो गया, दूसरा एसिटिक अम्ल हो गया, और तीसरा हमारा क्या हो गया, ब्यूटाइरिक अम्ल हो गया। ये तीनों पूछ सकता है। ठीक है, अम्ल को 2 और भाग में बांटे, अम्ल को 2 और भाग में बांटे। एक होता है हाइड्रा एसिड और दूसरा होता है ऑक्सी एसिड, ऑक्सी अम्ल। हाइड्रा अम्ल और दूसरा होता है ऑक्सी अम्ल। देखिए हाइड्रा मतलब यहां पर हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रा मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और ऑक्सी मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सी मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो हाइड्रा अम्ल किसको कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, जैसे HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए यहां पर क्या है, हाइड्रोजन, HBr। HBr क्या कहलाएगा, हाइड्रो ब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक एसिड।
है ना, तो ये सब हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड किसको कहते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन हो लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो। अगर एक भी ऑक्सीजन अणु मौजूद है, परमाणु मौजूद है, तो वह क्या कहलाएगा? ऑक्सी अम्ल कहलाएगा। जैसे आप नाम सुनते होंगे H2SO4, H2SO4। देखिए यहाँ हाइड्रोजन तो मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन के साथ साथ क्या मौजूद है? ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो जहां ऑक्सीजन आ जाएगा तो उसको अब हम हाइड्रा अम्ल के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, अब हम उसको किसके श्रेणी में रखेंगे? ऑक्सी अम्ल के श्रेणी में रखेंगे। तो इसका नाम तो हम लोग जानते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी प्रकार से आप नाम सुनते होंगे H2CO3, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो ये सब क्या हो गया? ऑक्सी अम्ल। यानी कि ऑक्सी अम्ल में क्या है? कम से कम एक परमाणु, कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु मौजूद रहना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए। यानी कि एटलीस्ट वन ऑक्सीजन एटम शुड बी प्रेजेंट, एटलीस्ट वन ऑक्सीजन एटम, वन ऑक्सीजन एटम शुड बी, कम से कम अगर एक भी ऑक्सीजन परमाणु है तो वह क्या कहलाएगा? ऑक्सी अम्ल कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हम पुराना अवधारणा देखें कि जब विज्ञान का विकास नहीं था तो लोग अम्ल को कैसे पकड़ते थे कि खट्टा अगर होता था तो वो अम्ल हो जाता था, है ना। अब हम लोग देखते हैं अम्ल को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए अलग अलग वैज्ञानिक अपना अलग अलग सिद्धांत दिए, जिसमें से पहला सिद्धांत किसका था? आर्हीनियस साहब का। तो क्या लिख सकते हैं? आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यानी कि अम्ल एवं क्षार के लिए, अम्ल एवं क्षार के लिए आर्हीनियस का अवधारणा। ठीक है, तो आर्हीनियस साहब क्या कहें कि अम्ल एक ऐसा वस्तु है जो जलीय विलयन में H+ आयन देगा। यानी कि अगर अम्ल को पानी में घुलाइएगा तो H+ आयन देगा। क्षार एक ऐसा वस्तु है जो जलीय विलयन में OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देगा। यानी कि अगर बेस को पानी में घुलाइएगा तो वह OH- आयन देता है। ठीक है, ये किसका कहना था? आर्हीनियस का कहना था। यानी कि अम्ल एक ऐसा वस्तु, अम्ल एक ऐसा वस्तु है जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। यानी कि एसिड इज अ सब्सटेंस, acid is a substance that gives H+ ion in aqueous solution, aqueous solution। जलीय विलयन में क्या देता है? H+ आयन। जैसे उदाहरण अगर देखें, एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे HCl को पानी में मिलाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो यह किस में टूट जाएगा? H+ और Cl-। या ऐसे भी लिख सकते थे, ये HCl है और एक्वा जो है ये तो वाटर है, जल है, तो इसको क्या लिख देते हैं? H2। तो क्या होगा? ये HCl टूटेगा तो अपना H+ इसको दे देगा, यह क्या बना देगा? H3O+। देखिए दो हाइड्रोजन था
और एक ये मिल गया, कितना हो गया 3 हो गया, तो H3O प्लस। अब प्लस क्या हो जाएगा Cl माइनस। ये H3O प्लस को क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम। तो ऐसे भी दे देगा कि अम्ल एक ऐसा वस्तु जो जलीय विलयन में क्या दे, या तो H प्लस आयन दे, और नहीं तो उसी को क्या लिख देगा, हाइड्रोनियम आयन दे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा HBr को अगर हम जलीय विलयन में मिलाएंगे तो यह किस में टूट जाएगा, H प्लस और Br माइनस में। देखिए तो यह भी हमारा क्या है, H प्लस दे रहा, ये अम्ल है। इसी प्रकार से यह HI है, जलीय विलयन में मिलाएंगे तो यह किस में टूट जाएगा, H प्लस और I माइनस में। तो यह भी हमारा क्या है, अम्ल है, क्योंकि सब क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है। या अगर हम H2O से रिएक्ट करके दिखाते तो हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। तो अम्ल क्या है, आर्हीनियस का है, ये मेरा कहना नहीं, आर्हीनियस साहब बोले हैं कि भाई अम्ल जो है वह H प्लस आयन देगा। हालांकि इसका बहुत सारा अपवाद आएगा, एक्सेप्शन आएगा, जो इस थियरी को, सिद्धांत को क्या करेगा, गलत करे। और क्षार के बारे में क्या बोले, क्षार एक ऐसा वस्तु, क्षार एक ऐसा वस्तु है जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन, या इसी को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, आयन देता है। यानी कि बेस इज अ सब्सटेंस दैट गिव्स OH minus ion in the aqueous solution. जैसे उदाहरण की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, तो जैसे NaOH है, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको जल में मिलाएंगे तो यह किस में टूट जाएगा, Na प्लस और OH माइनस। देखिए हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसी प्रकार से KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, ये टूटेगा तो दे देगा K प्लस और OH माइनस। फिर देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया, हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो जो भी OH माइनस देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, वो हमारा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं आर्हीनियस कंसेप्ट का अपवाद आया, एक्सेप्शन आया, वो भी हम चर्चा करेंगे। और आर्हीनियस साहब क्या बताएं कि जब अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करवाएंगे, जैसे हम बेस ले लें, ये हम NaOH ले लिए, बेस ले लिए, और इधर क्या ले लिए, एसिड ले लिए, अम्ल ले लिए, तो जहां भी H और OH मिलता है जल बना देगा। यहाँ H और OH मिलकर क्या बना देगा, जल, यानी कि H2। बचा क्या, NaCl, तो यहाँ क्या लिख देंगे, NaCl यानी कि सॉल्ट, लवण, और यह क्या हो गया, वाटर यानी कि जल। तो आर्हीनियस साहब बोले कि जब अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करवाएंगे आपस में, तो लवण और क्या दिया जाएगा, जल दिया जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आर्हीनियस साहब से पूछा गया कि भैया जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो बोले सॉल्ट और वाटर देगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर्हीनियस अवधारणा के अनुसार, आर्हीनियस अवधारणा के अनुसार जब अम्ल एवं क्षार, जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करता, आपस में अभिक्रिया करता है, तो लवण एवं जल, लवण एवं जल प्राप्त होता है।
यानी कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस concept, when acid and base react with each other, then salt and water are, तो क्या प्राप्त होता है? लवण और जल प्राप्त होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब आर्हीनियस अवधारणा के आधार पर हम एसिड को 3 भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। किसके आधार पर? आपको आर्हीनियस अवधारणा के आधार। तो एसिड को हम 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन? पहला होता है मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक। दूसरा होता है डाई बेसिक एसिड, तीसरा हमारा होता है ट्राई बेसिक एसिड। नोट कीजिए, समझाते हैं। एकल भस्मीय लवण, द्विभस्मीय लवण या त्रैभस्मीय लवण के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्या है? तो पहला हमारा है मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड। देखिए, मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब क्या होता है? एक। देखिए, हम बताए थे जो H+ आयन दे उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आर्हीनियस साहब यही कहे थे। तो जो अम्ल एक ही H+ आयन दे उसको मोनोबेसिक कहेंगे। जो 2 H+ आयन देगा उसको क्या कहेंगे? डाई बेसिक कहेंगे। जो 3 H+ आयन देगा उसको क्या कहेंगे? ट्राई बेसिक कहेंगे। तो वैसा अम्ल जो 1 H+ आयन देता उसको क्या कहा जाता है? मोनोबेसिक अम्ल कहते हैं। और कहां पर देगा? एक्वा सॉल्यूशन में, यानी कि जलीय विलयन में। तो क्या लिख सकते हैं? वैसा अम्ल जो 1 H+ आयन, जो 1 H+ आयन देता है उसे मोनोबेसिक अम्ल कहा जाता है। यानी कि एसिड दैट गिव्स only 1 H+ ion is called monobasic acid, monobasic acid। ठीक है। जैसे उदाहरण अगर इसका हम देखें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो जैसे HCl है, ये अगर टूटता है तो क्या देगा? H+ और Cl-। तो देखिए, एक ही H+ दिया, यहां पर HBr है, यह टूटा तो यह एक ही H+ दिया। इसी प्रकार से HI, यह भी टूटेगा तो एक H+ और एक I- देगा। तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा? ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा? मोनो बेसिक एसिड का उदाहरण। इसको नोट कर लीजिए। जो एक ही H+ आयन उसको क्या कहेंगे? मोनो बेसिक एसिड। अब डाई बेसिक, डाई मतलब 2, दूसरा हमारा क्या है? डाई बेसिक एसिड। डाई मतलब क्या होता है? 2। यानी कि वैसा अम्ल, अब तो आप भी पकड़ लीजिएगा, दो H+ आयन दे
उसको क्या कहा जाता है, डाई बेसिक एसिड कहा जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, वैसा अम्ल जो 2H+ आयन देता है, जो 2H+ आयन देता है, उसे डाई बेसिक अम्ल कहा जाता है। यानी कि एसिड दैट गिव्स 2H+ ions is called डाइबेसिक एसिड। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, यह जब टूटता है तो 2H+ आयन देगा। ठीक है, यहाँ तो सल्फेट आयन है, तो देखिए यहाँ कितना आयन दिया, 2H+ आयन दिया, तो यह क्या कहलाएगा, डाइबेसिक एसिड कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्या है, ट्राइबेसिक अम्ल। ट्राइबेसिक एसिड यानी कि वैसा अम्ल जो 3H+ आयन देता है, 3H+ आयन देता है, उसे ट्राइबेसिक अम्ल कहा जाता है। एसिड that gives 3H+ ions is called tribasic acid। ठीक है, ट्राइबेसिक एसिड का अगर हम उदाहरण देखें, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे H3PO4 ये टूटता है तो क्या दे देता है, 3H+ और ये फॉस्फेट आयन। तो यहां देखिए 3H+ आयन दिया, तो 3H+ आयन दिया तो यह क्या कहलाता है, ट्राइबेसिक एसिड कहलाएगा, ट्राइबेसिक अम्ल कहलाएगा। तो ये हमारा जो अम्ल का वर्गीकरण है वो किसके आधार पर था, तो ये हमारा आर्हीनियस अवधारणा के आधार पर था। चूंकि आर्हीनियस साहब कहे थे कि अम्ल एक ऐसा वस्तु है जो H+ आयन देता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब इसका आर्हीनियस अवधारणा का कुछ आपको कमी आ गया। कमी क्या है, बहुत सारा ऐसा वस्तु है जो अम्ल तो है लेकिन H+ आयन नहीं देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब CO2 में क्या है, अब देखिए अम्लीय प्रकृति का है, एसिडिक नेचर का है, लेकिन यह H+ आयन नहीं रखता है, तो इसकी व्याख्या आर्हीनियस अवधारणा नहीं कर पाए। जो धात्विक ऑक्साइड यानी कि मेटालिक ऑक्साइड जैसे आपको MgO हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड हो गया, ये सब आपको क्या है, एसिडिक नेचर का है, सॉरी बेसिक नेचर का है, बस भस्मीय प्रकृति का है। अब देखिए बेस है तो इसमें OH- आयन होना चाहिए, लेकिन देखिए ना तो इसमें OH है ना तो इसमें OH है, फिर भी यह बेसिक नेचर का। तो इसकी व्याख्या जो है आर्हीनियस साहब नहीं कर पाए कि किसी वस्तु में अगर H+ नहीं है फिर भी वह अम्लीय कैसे है, या किसी वस्तु में OH- नहीं है फिर भी वो क्षारीय कैसे है, बेसिक कैसी है, इसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए। दूसरा, वो बार बार यही स्ट्रेस डाल रहे थे कि अम्ल और भस्म के लिए जलीय माध्यम का होना जरूरी है। ठीक, अगर पानी में घुलाएंगे तभी H+ देगा या पानी में घुलाएंगे तभी OH- देगा। वैसे हालांकि बहुत सारा ऐसा रिएक्शन था जहां पर जलीय माध्यम की, एक्वस सॉल्यूशन की जरूरत थी ही नहीं, एक्वस मीडियम की जरूरत थी ही नहीं,
फिर भी वह अम्ल के गुण को दिखाया या बेस के गुण को दिखाया, तो इसकी भी व्याख्या जो है वह आर्हिणी से अवधारणा नहीं कर पाया। इसकी कमी के बारे में लिखे, ड्रॉबैक अगर लिखे, कमी, ड्रॉबैक की बात करें, ऐसा बहुत सारा वस्तु है जिसमें H+ आयन नहीं है, परंतु वह अम्लीय गुण को दर्शाता है, अम्लीय गुण को दर्शाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में H+ आयन नहीं है, परंतु यह अम्लीय गुण को दर्शाता है, अम्लीय गुण को दर्शाता है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? देयर आर मेनी सब्सटेंसेस that do not contain H+ ion but show acidic property, acidic। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड shows acidic। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह किस चीज को दर्शाता है? तो अम्लीय गुणधर्म को, एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा 1-2 दिन से इधर आरओ भी बन रहा है तो डिस्टर्ब चला, इससे भी क्लास नहीं ले पा रहे, तो कल कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले ले जिसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, ताकि 2 दिन में जो डिस्टर्ब हुआ है क्लास वो मेंटेन हो जाए, मैनेज हो जाए। तो कल कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक, तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया।